गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों का आलू आधारित चैप्टर का 6 पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि बेबी हालदार के जीवन में आगे क्या होता है। ताकि उसकी बात मैं अनसुनी न करती तो क्या करती, जैसे मुझे घर में करने की कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमण दा, शुभदीप दा तो थे ही, उनके बंधु समित दा, रजत दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा ही रहता था। वे सब भी मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातुस जैसा व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उनके खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी। तातुस उनसे आग्रह करते थे कि तुम लिखने पढ़ने का काम बंद मत करो, इससे रोज़ डेली सुचारू रखो। लेकिन वो कहती है कि इतने सारे लोगों का आना जाना घर में लगा रहता था, सबके खाने पीने का प्रबंध करना मेरा ही काम था और मुझे सब इतना प्यार करते हैं तो मैं उनके खाने पीने का ख्याल कैसे न रखूं। जिम्मेदार उन्हें खिलाने पिलाने। एक दिन भूल से तातुस की बात मान करके दिन में उनसे अपने लिखने पढ़ने की बात करने में लग गई तो एक कांड घट गया। रमणदा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी थी। जल्दी जल्दी हाथ मुँह धोकर खाना खाने बैठा। खाने की प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए, वह मक्खी वक्खी पर बैठ न जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा करके रख दिया था। भूख के मारे रमणदा ने इसका ख्याल नहीं किया और सब सब्जियां उस पर ले ली और उन सब्जियों में से एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे गिरी जा रही है। वह खाना छोड़कर अवाक उसे देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वह वहीं बैठा न जाने क्या सोच कर खूब हंसने लगा। मैंने तातुस से पूछा, रमणदा किसके साथ हंसकर बातें कर रहा है? तातुस बोले, घटना घटित हो गई, बेबी पढ़ाई लिखाई में लग गई। रमणदा आए, जल्दी जल्दी भूख के कारण उल्टी प्लेट में खाना ले लिया। तरी नीचे गिरी जा रही है और उसे देख कर हंस रहे हैं। बेबी को लगा कि ये किससे बातें कर रहे हैं। उन्होंने तातुस से कहा कि रमणदा किससे बातें करके हंसे चले जा रहे हैं। तो मैंने कहा कोई तो नहीं है उस कमरे में, और इतना कहकर मैं वहाँ चली गई। देखा रमणदा हंसे ही जा रहा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ रमणदा? वह कुछ न कहकर बस हंसता ही चला जा रहा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। वह हंसते हंसते बोला, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा भी बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते आकर मैंने तातुस को बताया कि जोर की भूख लगी होने के कारण रमणदा ने बिना अपनी प्लेट की ओर देखे उल्टी प्लेट में ही खाना ले लिया। वह भी सुनकर हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे, उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की थी। धीरे धीरे वह लोगों का हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थम नहीं रहे थे। यह देखकर तातुस बोले, बेबी तुम यहाँ क्या हंसती ही जाओगी? खाली हंसने से ही सब ठीक हो जाएगा? मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा। मैंने कहा, यह चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुस बोले, तो क्यों नहीं होगा? तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो, लिखते लिखते सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से तातुस उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे जो लेखक बंधु हैं उनकी चिट्ठी आई हुई है, उसे तुम नहीं लिख के उनको जवाब नहीं दोगी? तो वो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता मैं उनके लिए क्या लिखूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तातुस उन्हें बार बार प्रमोट करते हैं और उनसे कहते हैं कि जैसे भी बने उल्टा सीधा तुम उन्हें लिख करके भेजो। मैं सोच में पड़ गई, कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखी थी, और यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र। कुछ समझ में नहीं आता कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, कितना गलत लिखूंगी, कितना सही, असमंजस में पड़ जाती है बेबी। इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं है। मैंने तातुस से पूछा, मैं इन्हें क्या बोल कर लिखूंगी? तातुस बोले कि तुम सोच कर लिखो, तुम ही लिखो, तुमको हम क्या बताएं, बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू कहकर लिखूंगी। तातुस बोले, तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू कहा, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। तातुस बोले, तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर मैं नहीं जानती थी, फिर भी मैंने जैसे बन पड़ा वैसे लिखा। उस दिन चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा कि प्रिय बेबी, तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी, क्या लिखूं? सोचते सोचते इतनी देर हो गई है कि
4-5 दिन हुए मैं यहाँ के किताबों के बाज़ार गया था। यहाँ बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई थी कि सारा बाज़ार उठाकर तुम्हारे पास भेज दो। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे। मैं अवाक होकर देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया। जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने ये बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुश और मैं बिल्कुल चिंतित हूँ। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। आशापूर्णा देवी का पाखिर खाचा और पाखिर कैसा लग रहा है? तुम्हें तातुश ने जरूर बताया होगा कि आशापूर्णा देवी घर के सारे कामकाज निपटा करके उस समय चोरी चोरी लिखती थी। जब सब लोग सो जाते थे उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी। घर से बाहर भी वह खूब बहुत कम निकली थी। मैं और तातुश दोनों आशापूर्णा देवी पढ़ने की दुनिया की काफ़ी खबर रखते थे, जबकि हम में इतना कानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। आशापूर्णा देवी की उपमा बेबी हालदार से की गई तुलना किया। उन्होंने कहा कि जब वो रात में चोरी छुपे लिख सकती हैं तो तुम क्यों नहीं लिख सकती हो? तुम्हें तो तातुश ने और मैंने पूरी तरह प्रोत्साहित किया है। मैं तुम्हें पूरी तरह से लिखते पढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। बार बार मन में आती तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा। मेरा प्यार लो, तुम्हारा जेठू। जेठू इसी प्रकार उत्साह बढ़ाते थे। अकेले जेठू ही ऐसा क्यों करते थे? ये बात नहीं थी, और भी कई लोग थे। दिल्ली में जेठू, तातुश, एक बंधु रमेश बाबू थे। मैं जो लिखती थी वह सब तातुश उन्हें फ़ोन पर सुनाते। एक दिन फ़ोन पर बात करने के बाद वो मुझसे बोले, देखो तुमने ये जो लिखा है ना वो मेरे बंधु को बहुत अच्छा लगा, एन फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने पूछा एन फ्रैंक कौन है? तातुश ने तब मुझे उनके विषय में बताया और पत्रिका निकालकर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत ममता हुई। एन फ्रैंक यहूदियों की ताड़ना की 27वीं लड़की थी। यहूदी धर्म में उस समय कितना भ्रष्टाचार हो रहा था, उनकी वो जो कहानी है उसके विषय में तातुश ने उन्हें पढ़कर सुनाया। शर्मिला देवी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी ही उम्र की थी, जेठू की बंधु थी और कोलकाता में ही रहा करती थी। उनकी चिट्ठियों में मालूम पड़ता है कि वह मुझसे कितना स्नेह करती थी। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे वह सहेली मिली है। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती थी कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, बोलूं, यह करूं, वह करूं, उनसे पूछूं, शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे? कभी मिल भी सकेंगे या नहीं? मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी? एक दिन घर में एक अलमारी की चीज़ें पोंछते समय मैंने वहाँ एक फ़ोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी एक तरफ शर्मिला दी, दूसरी तरफ अर्जुन दा। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी, सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में मैंने देखा था, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आँखों से देखने की इच्छा बहुत होती थी। शर्मिला दी बहुत मुझे चिट्ठी भेजती थी तो साथ में मेरे जवाब लेने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज काट कर भी रख देती थी। शर्मिला दी लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी। पत्रिकाओं और उनकी कहानियाँ छपती रहती थी। वह मुझे प्यार करती थी, मेरे बच्चों के हालचाल पूछा करती थी। कभी कभी मैं सोचती कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं वह शायद मिलने पर ना हो सके। सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। इस तरह से शर्मिला दी की तरफ अट्रैक्ट होती हैं बेबी हालदार। उनसे फ़ोन में चिट्ठियों के द्वारा बातें होती हैं और तातुश के बंधुओं से भी बातें होती हैं। वो लोग उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं, समय समय पर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से बेबी के तीसरे खंड की स्टार्टिंग होती है और वो लिखती रहती हैं। धन्यवाद बच्चों।